नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल और इस समय आप देख रहे हैं सीधा सवाल। हमारे साथ में आज खास मेहमान हैं कंचन कुमारी जी हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और समाजसेवी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है कंचन जी आपका डिबेट में। हमारे साथ में नीरज राय जी हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। जी नीरज राय जी, आवाज आ रही है आप तक? बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप दोनों लोगों के जो है माइक म्यूट हैं, उनको जो है आप ऑन कर दीजिए। हो गया जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं कि हिंदुत्व जो है वो कब खतरे से बाहर आएगा, बेरोजगारी और महंगाई पर कब डिबेट शुरू होगी, कब मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो जागेगा और नेता भी जो है बेरोजगारी पर बातचीत करेंगे और कब आंकड़ों पर जो है बातचीत की जाएगी। जी जी नीरज जी। जी 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 टॉपिक तो आपका बहुत बेहतरीन है और इसके लिए तो पहले आपको साधुवाद। देखिए, राजनीति का जो हमारे देश में प्रचलन चला है तो ऐसे मुद्दों को भड़काओ जैसे कि बहुसंख्या आबादी। नेटवर्क इशू है लग रहा है। आपकी आवाज जो है वो नहीं फिर आज पहले की तरह जो है करने लगी। मुझे लगता है जब भी कोई बड़े विषय उठाए जाते हैं और इन विषयों पर जब बातचीत होती है तो लगातार, क्योंकि अन्य नेटवर्कों में आप जब जाते हैं तो आपकी आवाज दबती नहीं है, आपकी जो है लगातार चलती है। लेकिन जब भी आप एटीवी पर जुड़ते हैं तो आपकी आवाज के साथ में ऐसा हो जाता है। नहीं, कई चैनलों पे होता है ये। अब सही जा रही है आवाज? जी नहीं, अभी नहीं सही है। बैक करके फिर से आइए। कंचन जी के पास चलते हैं। वही सवाल कि हिंदुत्व जो है वो कब खतरे से बाहर आएगा। 9 साल से हैं अब हिंदुत्व पर जो है बातचीत भी लगातार की जा रही है, लेकिन अगर हम बात करें कि वो खतरे से बाहर कब आएगा, खतरा जो नाम उसको दिया गया है, ये बोल बोल करके हर रोज जो डराया जाता है 9 वर्षों से और उसके पहले भी, तो अब तो डर नहीं होना चाहिए। अब तो इनको बाहर निकाल देना चाहिए हिंदुओं की। अब तो आपको डरने की जरूरत नहीं। अब तो मोदी जी के साथ साथ में योगी जी भी खड़े हो गए हैं, तो वो भी अब चेहरा जो है बनते जा रहे हैं। तो हिंदुत्व है बाहर आने की उम्मीद है या नहीं है? नीरज जी शायद वो जो है इस समय हमारे साथ में हाँ जुड़ गई हैं। जी नेटवर्क इशू मेरे तरफ भी शुरू हो गया लग रहा। नहीं आपकी आवाज आ रही है। जी बोलिए। केशव जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल, आपकी साफ आवाज आ रही है। हाँ, बहुत बहुत मतलब मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने ऐसा मुद्दा उठाया है और आपके हिम्मत को भी मैं दाद दूंगी कि आपने हिम्मत करके ऐसे मुद्दाओं को उठाया है, सामने लाया है जिसके बारे में आज कोई बात ही नहीं करना चाहता है। बस भटकाव के रास्ते पे सब चल रहे हैं। और रही बात हिंदू खतरे से बाहर कब आएगी, तो भाई जब कोई लाना चाहेगा तभी तो हिंदू खतरे से बाहर आएगी। ये तो डराने का एक काम चल रहा है, प्रक्रिया चल रहा है, लोगों को डराया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। एक आज सनातन, अब तो हिंदू से हट करके सनातन खतरे में आ गया। जब रामचंद्र जी हमारे हुंकार भर सकते हैं तो क्या हिंदू नहीं भर सकते? उन्हीं के चलाए रास्ते हम देख रहे हैं। उन्हीं के तरह हमारे अंदर भी वो जिस रास्ते पर चले, हिंदू को, सनातन को, अपनी पत्नी की रक्षा के लिए उन्होंने जिस तरीके से उठाया, हाथ उठाया, तलवार उठाया, धनुष उठाया, उस तरीके से आज हिंदू हो या सनातन धर्मी हो, सभी लोग इस चीज को मानते हैं कि सब अपने धर्म की रक्षा करने के लिए काबिल हैं। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं आप देखिए कि जनता को किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है। बेरोजगारी पे कोई बात नहीं होती है कि बेरोजगारी को लेकर के, क्योंकि आपको जब यह दिखाया जाएगा कि हिंदू खतरे में है तो आप बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो धर्म का नशा होता है ना, ये सबसे बड़ा अफीम होता है। इससे बड़ा कोई नशा ही नहीं है।
तो दिमाग में जब आप ये बैठा देंगे तो ना बेरोजगारी के, महिलाओं के जो हो रहा है अत्याचार के विरुद्ध आप बोल पाएंगे। तो इसलिए इस चीज का डंका बजाया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। अब हिंदू खतरे में है तो आप इतने सालों से खतरे में नहीं थी और अचानक से इनके आते ही फिर से हिंदू खतरे में आ गई है। तो अब ये खतरे का आप यही बताए ना कि आप कब खतरे से बाहर निकालेंगे। जी बिल्कुल नीरज जी, 13 लाख टन से 13 लाख टन से जो है गाय के मांस का निर्यात जो है वो हो जाता है 24 लाख टन। और आज जो है गाय के मांस को ही, जिनको हम गौमाता बोल रहे हैं, उनके नाम पर राजनीति भी हो रही है और उनका मांस जो है बेच बेच करके राजस्व भी बढ़ाया जा रहा है। तो कैसे आप देखते हैं इसको कि किस तरह की, कब तक जो है आखिर हिंदुत्व पर जो है बातचीत चलती रहेगी? जी, और खास करके कि हिंदुत्व को तो अब मजबूत बताने का वक्त आ गया है या अभी भी वक्त नहीं आया है कि हिंदुओं को ये एहसास कराया जाए कि अब आप हमारे रहते हुए अब आप सुरक्षा में हैं, अब आप सुरक्षित हैं, अब आप खतरे में नहीं हैं। कम से कम एक बार तो ये बोलना ही चाहिए। जी देखिए डॉक्टर साहब, 90,000 साल पुराना हमारा सनातन धर्म है। एक दो दिन का इतिहास नहीं है हमारे इस धर्म का। अगर नए जमाने में अगर हम बात करें तो हमारे देश को, हमारे सनातन को और हिंदुत्व को जब मुगल नहीं हटा पाए, अंग्रेज आए, अंग्रेज नहीं हटा पाए, तो आप इस चीज से इत्तेफाक रखिए कि यह धर्म कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। और इसमें चर्चाएं कहां पर चलती है? जब सरकार कोई भी हो अपनी विफलता को छुपाने का प्रयास करे, विफलता को छुपाने का प्रयास कोई भी सरकार है, तो दो चीजों का वो आशा लेती है। आशा दो चीजों का, एक तो धर्म का और दूसरा शराब का। क्योंकि जब आदमी इससे बाहर निकलेगा ही नहीं तो वो दूसरे अन्य चीजों पे, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, महंगाई पे चर्चा करेगा नहीं। आपने बहुत बेहतरीन टॉपिक बताया अभी। 24 लाख टन हमारे यहाँ गो मांस की सप्लाई होती है। देखिए, कभी हमारे यहाँ देश में ना जो गोवंश भारतीय गाय बोलते हैं, इस प्रकार की गायों को डेनमार्क कॉपीराइट करा के बैठा हुआ। हमारे सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई अनेक चीजों को विदेश के लोग कॉपीराइट करा के बैठे गए हैं। और वो मांस की जो सप्लाई होती है, देश के राजस्व में एक बहुत ही अद्भुत संपत्ति का मतलब जुड़ने का एक माध्यम भी हो जाता है। तो कथनी और करनी दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। आपने ही चैनल पे डाटा दिया है कि 13 लाख टन से 24 लाख टन तक सप्लाई हमारी हो गई है। तो आप यह देखिए ना कि दोहरा चरित्र लेकर चलने का काम करें। लेकिन अगर हम बात अगर हम ये करें कि मांस जो है वो राजस्व में शायद बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती होगी, लेकिन अगर हम बिहार में देखें कि बिहार में भी इस चीज पर जो है चर्चा हुई कई बार, तो वहां भी तो कहीं ना कहीं उन्होंने शराबबंदी की है और उसको लेकर के राजस्व को क्या वहां नुकसान जो है वो नहीं हुआ है? इस चीज का मैं बहुत ताजा तरीन उदाहरण दे रहा हूँ। अभी हालिया ही घटना चल रही है, ठीक है। इसका मतलब कि आर्थिक हमारी इच्छाओं की पूर्ति किसी भी तरह से हो, उसे हम देश की जनता को खोखला करके पूरा करेंगे, यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। अभी आप ये वही पैदा करते हैं, दिल्ली में ही आपने देखा है ना, शराब घोटाला का प्रचलन हुआ, बहुत ज्यादा उठा, उसमें 2 कभी नेता अंदर भी गए हैं। लेकिन फैक्ट बात ये थी कि अगर शराब पीना जरूरी ही है, मान लिया कि जरूरी ही है, तो जो जिस प्रदेश में शराब बिक रहा है उस प्रदेश में तो सस्ता ही बिक रहा था। इसलिए तो पीने वालों को नुकसान था नहीं, लेकिन नुकसान किसको था? उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी जो मेरठ एरिया से, वहां से खरीद के लोग ले जाते थे सस्ता में, और हरियाणा में यहाँ पे सरकारों को राजस्व की दिक्कत होने लगी, भाई उनको ज्यादा से ज्यादा नहीं मिलता था। तो इसलिए उस पर आरोप प्रत्यारोप लगा कर क्या घोटाला हुआ, जो भी चीजें हैं। अब बिहार का आपने उदाहरण लिया, राजस्व की हानि। मैं वही जानना चाहूंगा आपसे भी कि क्या राजस्व की प्राप्ति किसी भी तरीके से आए, हमारी जनता खोखली होती जाए, बौद्धिक, मानसिक और आर्थिक और शारीरिक स्तर से नुकसान होता जाए और राजस्व बढ़ता जाए, और गो वंश की सप्लाई, गो हत्या मांस की सप्लाई कोई भी सरकार नहीं बंद कर सकती। मैंने बहुत बड़े विद्वान का एक स्पीच सुना था 2007 में बैठकर, उन्होंने बताया था कि जब देश आजाद हुआ था उस समय 400 करोड़ रुपए की गो मांस की सप्लाई होती थी, उससे राजस्व की प्राप्ति थी। तो
इस पर चाल चरित्र चेहरा को समान रखते हुए, नेत्र नीति नियम को सही रखते हुए, भय भ्रम क्रांति का पालन न करते हुए, अन्न जल जुबान जो साफ खाओ, साफ बोलो, साफ पियो, इस पर किसी भी सरकार का दायित्व बनता है। इन सब 12 चीजों का अगर अनुसरण करेंगे तो इस सब की कमियां दिख जाएंगी। हम कह रहे हैं कि हम दूसरे को गलत बोल के अपने को सही कितना साबित कर रहे हैं। हर इंसान के मन में तो तमाम हुआ पहुंच रहे हैं, सभी पार्टी आपने अपने स्तर पे आ रही है, और ना हिंदुत्व खतरे में है, ना हिंदू खतरे में आ सकता है, इसलिए नहीं आ सकता है जो धर्म 90,000 साल सनातन पुराना चल रहा है, 10 साल में और 50 साल में 100 साल में कोई खत्म करने की क्षमता थोड़ी रखता है। जी मलिक साहब, जी हिंदुत्व जो है, सीधा सवाल आपसे है कि हिंदुत्व क्या अब जैसे भी आप खतरे अपना में सवाल है? बाद में कर लेना, मैं एक बार नीरज जी ने जो कहा है उसका एक बार मैं उत्तर दे देता हूँ, फिर आप सवाल पूछ लेना। आप सुनते नहीं हैं, आप तो डिबेट में नहीं बताएंगे नहीं, ना। आप मैंने बताइए। आपको कई बार टोका है, मैं कहता हूं कि सवाल सुनने की आदत डालो। आप सवाल सुनेंगे नहीं, तभी नहीं, आप समझा बताइए, पाएंगे। बताइए आप। एक्चुअली उन्होंने कहा ही नहीं है कि आप हमारा जवाब लीजिए अविरल जी से, तो अविरल जी से जब बोला ही नहीं है कि सवाल लीजिए, तो आप क्यों उत्तर देने के लिए आप आगे आते हैं? फिर जो सवाल पूछते हैं और जो करते हैं उनके फिर आंकड़ों के आधार पर आप बोलते नहीं है। तो अभी हम जो है आपसे यही सवाल कर रहे हैं, आंकड़ों पर ही बात करोगे आज बस आंकड़ों पर बात करोगे, बाकी जी, किसी अब चीज सुन पर नहीं लीजिए ना, करेंगे। अब आप बीच में टोकते ही रहेंगे, आप हमें भी, अब हमें तो कोई पार्टी का चुनाव नहीं लड़ना है ना। अच्छा, अभी हम आते हैं कि ये जो हिंदू हैं वो अभी सुरक्षित हाथों में हैं या नहीं है, या अभी भी खतरे में हैं? जी, बंगाल और में साथ ही- खतरे में है, सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, बंगाल में खतरे में है, क्लियर कट आपको समझा देता हूं, नंबर 1। और दूसरा पॉइंट मैं नीरज जी आपको बता देता हूं, आप बहुत विद्वान हैं और आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, तो आपसे मेरा अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है, इसको स्वीकारिएगा। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में कितने स्लॉटर हाउसेस बंद हुए, कितने स्लॉटर हाउसेस उत्तर प्रदेश के मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो हमारे हाथ में है उत्तर प्रदेश में, उसकी मैं बात कर रहा हूं। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है। स्लॉटर हाउसेस उत्तर प्रदेश में बंद हुए, अवैध बूचड़खाने बंद हुए, उसके साथ साथ तो अवैध गो तस्कर थे, जो गौ तस्कर थे, गौ तस्करों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का कार्य उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार के द्वारा किया गया कि नहीं किया गया, इसका आप कृपया उत्तर दे दीजिए। उसके साथ साथ मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हिंदुत्व और हिंदू धर्म खतरे में बिल्कुल नहीं होता, लेकिन यदि कुछ भी कह दिया जाए तो मजहब विशेष खतरे में जरूर आ जाता है। यहाँ भगवान राम को गाली दे देते हैं तब भी कुछ नहीं होता, वहां यदि कुछ भी कह दिया जाए तो वो मजहब विशेष तुरंत खतरे में आ जाता है। उसका खतरे में आना कब आ जाएगा ये मालूम नहीं पड़ता। अगर 2 शब्द कह दिया जाए तो बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा और तुरंत वे लोग खतरे में आ जाते हैं, मजहब खतरे में आ जाता है। इस प्रकार का मजहब मुझे तो कहीं देखने को नहीं मिला। हिंदू धर्म इस प्रकार का धर्म नहीं है। हम नहीं कहते धर्म खतरे में आ गया, राम को गाली दे रहे हैं उसके बाद भी हमने तो नहीं कहा कि हम खतरे में आ गए। इस प्रकार की बात वो लोग करते हैं। और इसके साथ साथ मैं भी ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से भगवान श्री राम को गाली दी गई, और उसके साथ साथ एक वीडियो भी मैं दिखाना चाहता हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप तय कर लीजिए कि कौन पार्टी गौ हत्या के पक्ष में है और कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि गौ हत्या को रोकने का कार्य कर रही है। आप सुन लीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। वो इस तरह के बयान नीरज जी, आपको लगता नहीं है कि भाजपा से भी बयान आया था कि हमें तो कोई आपत्ति नहीं, हम तो गाय का मांस खाते हैं, भाजपा के लीडर ही बड़े थे और उन्होंने बयान दिया था। दूसरा, हमारे एक दर्शक का साथ साथ वो अंकुश श्रीवास्तव जी जो है ऐसा लिख रहे हैं, अंकुश श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं कि लोगों को अपने बस में करने अथवा किसी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा और डराने धमकाने का प्रयोग करना ही अब हिंदुत्व का जो है वो एजेंडा हो गया है। तो ये जो अंकुश श्रीवास्तव है, दर्शक है टीवी के, तो ये भी यही लिख रहे हैं। मैं दोबारा से सवाल भी दोहरा देता हूँ, लोगों को अपने बस में करने अथवा किसी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा और डराने धमकाने के लिए हिंदू एजेंडा है। जी डॉक्टर साहब देखिए, अविरल ने पूछा है कि यूपी में कितने स्लॉटर हाउस बंद हुए और कहां पर कितने स्लॉटर हाउस हैं। आपको मैं बता दूं कि 2022-23 में अविरल यूपी में कितने बंद हुए और मैं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ यार, सुना जाता है, सवाल करके सुना जाता है, आप ऐसे फंस जाते हो। आपको ये पता है कि
स्लॉटर हाउस रजिस्ट्रेशन किसके अंतर्गत आता है? एपीडा के अंतर्गत आता है। आपके उत्तर प्रदेश में 4 स्लॉटर हाउस बंद किया था एपीडा ने, इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपत्ति जताया। एपीडा के तहत टोटल 71 जो है स्लॉटर हाउस है, जिसमें से कि यूपी में 31 है, टोटल देश में 40 है। आप बताओ। दूसरा भाव आपने पूछा 2022-23 में 3.194 बिलियन। सुनिए, बड़े बात सुनिए, पहले मैं एपीडा के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जहाँ पे मुर्गा काटा जा रहा है उसको भी बुचड़खानों में गिन लोगे तो मैं नहीं मानूंगा। मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ आपसे, आपकी तरह बात नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई। 3.194 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ है 2022-23 में वो स्लॉटर हाउस का, जिसमें से कि अधिकांश जो है उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। इस चीज को आप जब भी बात करो ना तो डाटा और आंकड़ों के साथ बात करना चाहो तो डाटा और आंकड़ों पे बात करो। अंधेरे में घुमा कर ले जाना चाहो। आप उत्तर प्रदेश की सरकार की बात किए हो, एपीडा ने 4 स्लॉटर हाउस बंद किए, क्यों आपत्ति जताया उत्तर प्रदेश की सरकार ने? यार तथ्य लेके आप बैठते हो, इसका मतलब कि इधर से उधर कहीं आप घुमा दोगे मेरे भाई, तो ऐसा मत किया करो। अब आओ, बेरोजगारी दर की बात होती है। अब उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर बताऊं या बंगाल का बताऊं, कश्मीर का बताऊं या केरला का बताऊं, हरियाणा, राजस्थान, कहां का जानना चाहोगे आप? बंगाल का आपने कहा बंगाल में। सुनिए, रुक जाइए, आपने प्रश्न पूछा था तो प्रश्न का उत्तर इतना छोटा नहीं है। 2016 का आंकड़ा उठाकर 16 से देखिए, जब विश्व हिंदू परिषद का बंगाल में रामनवमी पे पहला जुलूस निकला था और एक यात्रा पर कोर्ट के निर्देशानुसार मुहर्रम और आपका दुर्गा पूजा एक साथ पड़ा था, तो इसमें लोग जुलूस निकालने की बात कर रहे थे, तो कोर्ट के निर्देशानुसार वहां पे प्रशासन ने स्थान बदल दिया था। उस पे पूरा विश्व हिंदू परिषद उफान पे आ गया था। और इस चीज की सफाई विनोद जी है ना विश्व हिंदू परिषद के, उनसे भी हमारी डिबेट में हुआ, मैंने स्पष्टीकरण मांगा था, नहीं दे पाए थे। अब आइए, 2016 के बाद से आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि बंगाल में हिंदू खतरे में आ गया? देश में हिंदू खतरे में नहीं, आंकड़ा उठाकर देख लो आप। भारत सरकार का आंकड़ा की बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम समुदाय की दुर्दशा है तो सबसे ज्यादा बंगाल में है। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, किसी भी स्तर से आप चेक करोगे तो हिंदू मुसलमान अगर आप करके, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 21 के चुनाव में आपने देखा ना, कभी रविन्द्रनाथ टैगोर बन के तो कभी कुछ बन के वहां पे वोट मांग रहे थे। अगर इतना ही दुर्दशा था बंगाल में और बंगाल लोकतंत्र का पालन नहीं कर रहा, संविधान का अनुपालन नहीं कर रहा, तो केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी सिर्फ आरोप लगाकर राजनीति करना है कि देश की शुचिता और समरसता को बनाए रखने के लिए वहां पर एक्शन लेने की जरूरत है। आप बताओ, वहां पे नारदा और शारदा घोटाले में शुभेंदु अधिकारी लंबित रहे हैं, वो उसमें दोषी रहे हैं। आपको शायद नहीं पता होगा मेरे भाई, आपके ज्ञान पे मैं अंगुली सुनिए, 18 मिनट आपके ज्ञान पे सुनो भाई, सुनो आप, मैं आपके ज्ञान पे अंगुली नहीं उठा रहा हूँ, न ही संदेह प्रकट कर रहा हूँ। 56 सेकंड में 2 मिनट का समय भी मेरे पास नहीं आया, मैं इसको बता रहा था केवल। सुनो पहले, शुभेंदु फिर इधर से उधर हटा रहे हो। आपने अपने बंगाल का नाम लिया था ना, होजरी उद्योग में बंगाल जो है विश्व में स्थान रखता है। लघु और कुटीर उद्योग में विश्व में बंगाल स्थान रखता है। इसलिए रखता है कि बंगाल शुरुआत से ही आर्थिक नगरी रही है, उसके बाद मुंबई में गया हुआ है। और आइए, वहां के समृद्धि 5 बार जो है ना कृषि कर्मण अवार्ड बंगाल पा चुका है। कर्मण अवार्ड, कृषि कर्मण अवार्ड किस चीज के उत्पादन में दिया जाता है, शायद जानकारी सुनिए, उसमें मामा की सरकार 1 बार पाई है, ठीक है, मतलब जो मामा की सरकार थी मध्य प्रदेश। आप बताते तो हो आप, लेकिन आप दूसरे तरफ लेके चले जाते हो ना, यह समस्या हो जाती है और कुछ नहीं होता है। आप बताओ, बढ़िया से बताओ, सहमत हैं या नहीं है अब्रली? मैं आपने बड़े भाई कहा तो मुझे खुशी होती है कि मैं आपका सुनूं। आपका आंकड़ा क्या कहता है? उन्होंने जो है जो आंकड़ा अपना बताया है, आपका आंकड़ा क्या कहता है कि है या आंकड़ा ही आप साफ कर देंगे? दोनों में से कुछ बताएंगे? जी, अब मुझे 2 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिए। 20 मिनट 6 सेकंड का समय हो चुका है, लेकिन मुझे 2 मिनट भी अब तक मुझे नहीं प्रदान की गई। इस बात को मैं स्पष्ट कर देता हूं। उसके साथ साथ आप ये मुझे बता दीजिए, जिस प्रकार से बंगाल का जिक्र हुआ, तो बंगाल का हिंदू खतरे में नहीं है, ये बात सुनने को नीरज राय जी से ही आज मुझे मिली। आज तक मुझे कहीं सुनने को ही नहीं मिली कि बंगाल का हिंदू खतरे में नहीं है। बंगाल का हिंदू खतरे में क्यों है, अब मैं आपको बताता हूं। क्योंकि
क्योंकि वहां जय श्री राम का नारा लगाने के बाद हिंदुओं को पकड़ने का प्रयास किया जाता है, हिंदुओं को मारने का प्रयास किया जाता है। ममता बनर्जी का वीडियो मेरे पास मौजूद है, अगर आप कहते हैं तो मैं दिखा सकता हूं। तो चिल्लाती है जय श्री राम का नारा कैसे लगा सकते हो? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास मौजूद है। संविधान ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें अधिकार दिया है। हम जय श्री राम के नारे चिल्ला चिल्ला कर लगाएंगे, 20 सड़क में खड़े होकर लगाएंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। माई का नाम ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं थी हमें जय श्री राम का नारा लगा देने से रोकते बंगाल के अंदर। इसके साथ गायों को मारने का, गौ हत्या करने का बंगाल में होता है। तो हत्या की आप बात करते हैं, मैं अपने, हमें तो ये लगता है कि जब हम नेताओं को बातचीत करने के लिए बुलाते हैं तो आंकड़ा हमें हमारे दर्शक भेजते हैं। अभी देखिए हमारे एक दर्शक ने भेजा है कि देश का सबसे बड़ा बूचड़ खाना तकरीबन 400 एकड़ में फैले इस बूचड़ खाने के मालिक सतीश सब्बरवाल हैं और यह बूचड़ खाना अलकबीर एक्सपोर्ट्स के प्राइवेट लिमिटेड जो है वो चलाता है। आप देखिए कि आंकड़ा हमारे दर्शक लाते हैं, मेहनत वो लोग करते हैं, तो ये तो काम जो है प्रतिनिधियों का है कि उनको जो है करना चाहिए। लेकिन आपसे जानना चाहता हूं, कहीं ना कहीं जो है अविरल साहब भी इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि वैध कम से कम हैं, मतलब गौमांस जो निर्यात हो रहा है अगर वैध हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अवैध हो रहा है तो वो गलत है। तो गाय का जो मांस है वो वैध तरीके से अगर कहीं हो रहा है निर्यात तो उसको कैसे जायज, मतलब गौमांस तो गौमांस पर अगर पूरी तरह से धार्मिक आस्था तो ठेस फिर सरकार करे या फिर अवैध करे लोग। जहां सरकारी मुहर लग जाए, जहां सरकार चाहे वहां पर ये कह दिया जाता कि ये तो साहब वैध है। तो क्या कैसे देखते हैं आप, ये दो तरफा नहीं चीजें हो गई है इसको लेकर के कि नहीं गौमांस अगर सरकार बेच रही है तो वो वाला ठीक है, लेकिन जो लोग अगर उसमें पकड़े जा रहे हैं कि 1 2 4 5 अगर पकड़ लिए जा रहे हैं तो 24 लाख टन पर तो कोई बातचीत नहीं होती है जो साल में जाता है, लेकिन कहीं अगर 2-4 किलो पकड़ लिया जाता है तो उस पर बातचीत होती है। आप कैसे देखते हैं? जी, उत्तर प्रदेश में है, यूपी में 400 से अधिक अवैध बूचड़ खाने हैं। ये 7 साल पहले की रिपोर्ट कहती है। ये एक मिनट अविरल जी को सवाल ही नहीं समझ में आता। थोड़ा सा हम बता दें, अविरल जी जो आप बता रहे हो बाबू ना, उसको थोड़ा लिंक खोल के देखो। दैनिक भास्कर का आप न्यूज बता रहे हो 7 साल पहले का है, खोल के देखो जो आप दिखा रहे हो मोबाइल पे। 7 साल पहले का 45 ही वैध है, 400 अवैध में थे और उससे हजारों हजार का नुकसान भी होता रहा है। जो मैं एपीडा के तहत 4 स्लॉटर हाउस बंद होने के बाद किया हूँ, कृषि प्रसंस्करण मंत्रालय ने ही मुख्यमंत्री को लिख कर दिया था। एपीडा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, कि अगर 4 स्लॉटर हाउस बंद कर दिए हैं तो हजारों करोड़ का निर्यात जो है नुकसान जाएगा। तो इस पर थोड़ा सा तथ्यों में बात किया करो। कंटिन्यू रहिए कंचन जी। कंचन जी, कहीं ना कहीं गौमांस तो बेचा जा रहा है ना, इससे तो सरकार इनकार नहीं कर रही है, बोल रही है कि हम हिंदुत्व को बचाने आए हैं, लेकिन हम मांस जो बेच रहे हैं उससे छुपाना क्यों? अवैध और वैध क्या? गाय का मांस अगर सरकारी मोहर लग जाए क्या उसको वैध माना जाए? सबसे बड़ी बात है, अगर हम आस्था की बात करें, जो कि आपने आज का जो रखा है ना डिबेट हिंदू खतरे में, तो बात यहाँ पे किसी भी तरीके से आंकड़े का आता ही नहीं है। बात यहाँ आस्था की आती है, हिंदुत्व की आती है। हिंदू में हमारे यहाँ गौमांस खाना वैध किसी भी तरीके से जायज नहीं माना जाता है, तो ये गलत है, चाहे वो वैध हो चाहे अवैध हो। बिल्कुल, गौ का मांस मैं तो मांस खाती ही नहीं हूँ, किसी भी तरीके का नहीं खाती हूँ। तो मुझे तो हर एक कोई भी किसी भी तरीके जानवर कोई काटता है तो मेरे लिए वो गुनाह है, पाप है। रही बात आप अवैध और वैध की बात कर रहे हो, बिहार में शराब भी बंद हो गया, लेकिन शराब तो बंद हो गया, लेकिन अभी देखो ना ब्लैक में कितने बिकते हैं वहां पे। तो वो ज्यादा ब्लैक मनी ज्यादा आ रहा है, उससे ज्यादा पैसे लोग कमा रहे हैं मेरे हिसाब से। तो ये तो वही बात हो गई कि पॉलीथीन कह रहा है कि बंद कर दीजिए और पॉलीथीन की कंपनियां चल रही हैं। दूसरी चीज आप ये देखिए कि कंपनी पे कोई काम नहीं, जो बड़ी चीजें उसको कोई बंद नहीं कर रहा। जो सरकारी आंकड़े में आ रहे वो, या तो फिर आप पढ़े लिखे वाली बातें करिए कि हिंदू खतरे में नहीं है। भाई आप एजुकेशन पे बात करो, आप बेरोजगारी पर बात करो, आप इन सब चीजों पे बात कर नहीं रहे हो। एक तरफ आप भ्रम दिमाग में दे रहे हो कि हिंदू खतरे में है, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हो कि हमारे पास वैध जो है गौ हत्या के लिए जो है हमारा वैध कारखाने खुले हुए हैं। ये सब क्या है? आप दोहरी क्यों चाल चलते हैं इस तरीके की? मैं ये नहीं कह रही, आप दोहरी चाल क्यों चलते हैं? जब हिंदू खतरे में है तो कहीं सरकारी मुहर क्यों आप लगा रहे हैं? जी, आरोप ये है, और इससे आप क्या इनकार करते हैं वैध बूचड़ खाने हैं या नहीं है? जी, इसे भी आप जो है क्लियर कर दें। जी जी, नहीं मैं आपके ऊपर कहाँ आरोप लगा रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि निर्यात हो रहा है, भारत से ही निर्यात हो रहा है। आंकड़ा तो सरकारी है ना, सरकार किसकी है? आपकी है, और आंकड़ा सरकारी है। 24 लाख टन निर्यात हो रहा है, भारत से ही हो रहा है। कौन कर रहा है आप बताइए?
हत्या के खिलाफ वो हत्या बंद होनी भारत में चाहिए। सरकार किसकी है? वो सरकार बेचती है, सरकार बेचती है। सरकार का है। अविरल जी का क्या है ना, अविरल जी का मैं बता रही हूँ क्या है कि पहले 5 साल का वक्त मांगा गया, फिर बोले कि अरे बात मैं कर नहीं पाया, 5 साल का फिर वक्त दीजिए, अब आगे फिर मांग रहे हैं कि मुझे वक्त दीजिए। तो वही है, हर बार 2-2 मिनट का वक्त हमको दीजिए, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा, और जब बोलने दिया जा रहा तो कोई तार्किक बात ही नहीं रख पा रहे हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है सवाल, केशव भाई आप इनसे पूछिए कि भाई अगर आप या तो धार्मिक और इस पे बात कर लीजिए, या तो फिर आप एक प्रोफेशनल तरीके से गवर्नमेंट चलाइए कि नहीं, एजुकेशन, बेरोजगारी, शिक्षा, इन सब चीजों पे आप बात करिए तो फिर समझ में आता। आप फिर बिल्कुल आप क्या गौ मांस जो है वो हमारे धार्मिक है, वो इससे हिंदू खतरे में नहीं आता। गौ का रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। बेरोजगारी की बात कर लीजिए महंगाई की बात, महंगाई पर चर्चा करते हैं। आज बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार का विषय रख लेते हैं, तो स्वीकार करिए केशव जी। नहीं तो आप बेरोजगारी का आंकड़ा कितना मानते हैं? आप देश में है या है ही नहीं बेरोजगार? आपकी सूची में बेरोजगारी मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प हमारे द्वारा लिया गया, स्वरोजगारों को प्रमोट करने का संकल्प हमारे द्वारा लिया गया, और संकल्प नहीं लिया गया ना, अरे भाई देखिए, जब संकल्प लेने के बाद विगत 43 सालों के सबसे ही दुर्दशापूर्ण स्थिति में बेरोजगारी है। संकल्प लेने के बाद अब ये देखिए इनकी प्रतिज्ञा रही है, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। ये बात करते हैं महंगाई पे, बात करेंगे कि महंगाई ही नहीं है, और सब त्रस्त है महंगाई से, सब के सब। अभी कोरोना जितना पहले कोरोना था, अब सुनिए, अब एक चीज रहेगा, बहुत बढ़िया, शायद आपको नहीं याद है और हमारे भी होश में नहीं रहा है, इससे ज्यादा भयानक बीमारी हुआ करती थी प्लेग, कलरा और हैजा, तमाम उस समय पोलियो। ये सभी टीकाकरण करने का काम सरकारों का नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारी होती है, न कि मोदी जी की जिम्मेदारी है। कोरोना को आपने किया तो ताली और थाली क्या कांग्रेस आके पिटवाई थी? आप सरकारों की जिम्मेदारी होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी एहसान नहीं होता है। अगर आप बैठे हुए हैं शीर्ष पद पे, हमारे संघीय ढांचा में प्रधानमंत्री का दायित्व पूरे सिस्टम को संचालन करने के लिए होता है, तो आप उस चीज की जिम्मेदारी को गिनाइए मत। आप देश में गरीबी को घटाने की बजाय गरीबों की संख्या बता रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं। रोक रहा हूँ, 2013 में नीरज राय जी, 2013 में जो बेरोजगारी की दर थी वो जो है आप 4.9% थी, जब 2013 वर्तमान में 13.4%। 13.4%। अब बताइए घटा के बढ़ा? वो 10.02 करीब की वृद्धि है इस बार। अब आइए, सरकार का ही इस चीज को अच्छा किया कि आपने ही बता दिया, यही चीज मैं बोलने वाला था। अब आइए, ये जो अनाज देते हैं लोगों को गिनाते हैं, शायद अविरल वकील है, इनको पता होगा इस चीज का कि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर हमारे देश में खाद्यान्न जरूरत से ज्यादा है तो सड़े नहीं, इसके एवज में उसे जनता में निःशुल्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो ये लोग क्या बोलते हैं, हम फ्री दे रहे हैं। भाई खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का जो अनुमोदन आया था, क्या था उसमें? 1 कुंटल 35 किलो अनाज देने का बात था। ये नया नहीं है कि इसको आप नया अपना सिगुफा छोड़ेंगे और अपने लिए माला पहनेंगे, तमाम चीजें हैं यार। कितने चीजों पे चर्चा आप करना चाहोगे? हर चीजों में फेलियर हो, सिर्फ एक केशव जी, मैं जो बोलना चाहूंगी एक चीज पे कि बेरोजगारी और आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरा ये सवाल है, अविरल जी से पूछिएगा कि ये जो कोरोना का आप लोग बोल रहे हो कि कोरोना आया तो चीजें खराब हो गई, उससे पहले क्या नोटबंदी जो किया गया था वो क्या जायज था? क्या मार्केट की स्थिति तब से नहीं गड़बड़ हुई है? दिन ब दिन चीजें गिरती चली गई। मार्केट में आप पैसा देखो कितना गिर गया है, विदेशों में देखो कि पैसे की स्थिति क्या है। तो ये बताइए, जो नोटबंदी किया गया, 2000 का नोट आप लाए, उसको फिर आपने अभी उसको बंद भी कर दिया। क्या 2000 का नोट मार्केट में आपको दिखा बंद होने के बाद? जब चालू किया गया था गरीबों के पहुंच से तो बहुत दूर था 2000 का नोट। 500 का नोट तक तो ठीक था, आपने 1000 का बंद किया,
उसके बाद आप 2000 का ले आए, वो भी जब कहा गया कि भाई ये कोई नहीं सही है तो आपने उसको चालू किया, जबरदस्ती चालू करवाया। उसके बाद आपके ही प्रधानमंत्री जो बीजेपी के, मैं प्रधानमंत्री तो अभी नहीं कहूंगी, लेकिन जब नोटबंदी किया गया तो हमारे प्रधानमंत्री जी जब आ करके बोले कि ये नोटबंदी अगर सफल नहीं होगा तो हमें बीच चौराहे पर आप लोग मारिएगा, तो क्या सफल रहा आपका नोटबंदी? उसके बाद फिर कोरोना आ गया, कोरोना से लोग लड़े हैं। जी मलिक जी, केशव जी मैं जवाब देता हूं। बिल्कुल जी देखिए, मैं जानना चाहता हूं, नीरज राय जी के द्वारा कई अहम बातें की गई, तो मैं ये जानना चाहता हूं कोरोना कर्फ्यू लगा था कि नहीं लगा था, और ये इन्होंने कोरोना की तुलना प्लेग से कर दी। कितनी हास्यास्पद बात है, प्लेग की तुलना कोरोना से कैसे की जा सकती है? क्यों, प्लेग बीमारी नहीं है क्या? कोरोना महामारी, प्लेग बीमारी नहीं है क्या? प्लेग तो उस टाइम पे आया था जब हमारे देश में ऑक्सीजन इतनी नहीं मिलती थी, उसके बावजूद कोरोना में ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो गया। उसके बाद आप ही के सांसद आकर के बयान दिए हैं कि कोरोना से लोग नहीं मरे हैं, खुद अपने कर्मों की वजह से मरे हैं, कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से नहीं मरा है। तो भाई गलत बात मत बोलो ना आप। सुन लेते हैं, वो आपके जवाबों को दे रहे हैं, फिर आप उस पर जब कोई प्रतिक्रिया आपकी जो है आएगी। जी मलिक जी। जी देखिए, आपने प्लेग की बात की और कोरोना की, अच्छी बात है। मैं जानना चाहता हूं कंचन जी आपसे, क्या प्लेग के समय में इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न हुआ था? क्या डेथ रेट इतनी थी? क्या आप मुझे बता दिए इतनी बड़ी संख्या में लोग मरे थे? कृपया मुझे बता दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, और मुझे ये भी कृपया करके बता दीजिए कि क्या उस समय कर्फ्यू लगा था? क्या लोग इतने लंबे समय तक घरों के अंदर रहे थे? क्या मास्क पहनने की नौबत आ गई थी? क्या वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया था? वर्क फ्रॉम होम हुआ था कि नहीं हुआ था? बाहर निकलने से क्या मना कर दिया गया था लोगों को? जब लोग बाहर नहीं जाएंगे तो महंगाई भी इंक्रीज होगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, अनेकों इस प्रकार की चीजें होंगी। और किसी इकोनॉमिस्ट को बैठा लीजिए कृपया करके, आपको मार्गदर्शन उसमें कर देगा। मैं आपको बताऊं कि जिस टाइम पे बीजेपी के किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर, बीजेपी के किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का आरोप आज तक लगा हो तो आप मुझे क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। मैं बताना चाहता हूं, कई तमाम मंत्री इस प्रकार के थे जो कांग्रेस के समय में थे, उनके ऊपर कैबिनेट मंत्री होते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन भाजपा के किसी भी वरिष्ठ नेता के ऊपर 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप आज तक नहीं लगा। अगर लगा हो तो आप मेरा इसमें मार्गदर्शन कीजिए। उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं, बेरोजगारी की बात की गई, क्या कांग्रेस के समय बेरोजगारी नहीं थी? क्या कांग्रेस के समय बेरोजगारी मुक्त भारत का निर्माण हो चुका था? और नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया। देखिए विपक्ष क्या किस प्रकार का वर्किंग स्टाइल विपक्ष का हो, ये कहते हैं मोदी हटाओ, हम कहते हैं बेरोजगारी हटाओ, ये कहते हैं मोदी हटाओ, हम कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, ये कहते हैं मोदी हटाओ, हम कहते हैं महंगाई हटाओ, ये कहते हैं मोदी हटाओ, हम कहते हैं देश आगे बढ़ाओ। मलिक साहब, आपकी अपनी सरकार पर आंकड़ों पर विश्वास है कि नहीं? आपकी जो भाजपा सरकार है उसके आंकड़ों पर विश्वास है कि नहीं रखते आप? नहीं, मैंने आपको उत्तर दे दिया, उससे यदि आप संतुष्ट हो तो ठीक है, नहीं तो मेरे संतुष्ट होने से नहीं, एक तरफ भाषा का आप कुछ और बोलते हैं और आपके सरकारी आंकड़े कुछ और कहते हैं, तो हम तो दोनों पर बात करेंगे। अच्छा, दूसरा, कंचन जी, जब 2013 में सरकार जो है कांग्रेस की थी, उस समय देश में 31 लाख करोड़ का कर्ज था, और वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो 625 अरब डॉलर पहुंच गया है। इतना कर्ज हो गया हमारे ऊपर। जनसंख्या कितनी थी? केशव जी दोनों चीजें बता देते हैं, आप पूरा सुनते नहीं। जनसंख्या बता दीजिए। मैं जनसंख्या पर भी मैं तो कहता हूं कि आंकड़ों पर अगर बात कर रहे हैं तो हम तो आंकड़े एक एक करके रख रहे हैं ना आपके सामने। कमाई अगर 10,000 है और देश में खर्च 15,000 है, तो मतलब हमारे हालात वैसे हो जाएंगे, चाहे हम घोटाला करें ना करें। 10,000 की बजाय अगर खर्चे हमारे 15,000 के होंगे, आप सोचिए कि एक घर में 10,000 रुपए जो है उसका वेतन है और उसके ऊपर कर्जा 15,000 का हो रहा है, तो घर में किसी को घोटाला करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो कर्ज तले परिवार दबता जा रहा है। तो जितना जीडीपी हमने बढ़ाया है उससे दोगुना हमारे ऊपर हो गया है। तो ये तो जीडीपी एक दिन जो है भट्टा बैठ जाएगा। जीडीपी को एक तरफ आप बढ़ाते रहिए, दूसरी तरफ आप कर्जा बढ़ाते रहिए, तो देश जो है बिकने की कगार पर खड़ा हो जाएगा। इसको लेकर के कि इतना कर्जा आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है लगातार? चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के ऊपर भी कर्ज बढ़ा है, ना उत्तर प्रदेश ने चुकाया है, या फिर सामान्य राज्यों की बात करें, बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश जो है, जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां भी कर्जा बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि केवल एक राज्य में, लेकिन जहां इनकी अच्छी सरकार चल रही है वो तो कर्जा उतारने का तो काम करते हैं 9 साल में। तो केंद्र का कर्जा भी तो उतारने की कोशिश नहीं हुई और लगातार कर्जा लिए जा रहे हैं। तो डबल इंजन सरकार का
ये फायदा है कि नहीं केंद्र से कर्जा लेते चले जाओ, उतारने के बारे में भी तो कभी सोचा जाएगा। जी जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि ये जो जनसंख्या की बात आ रही है, मैं ये कहूंगी कि क्या भविष्य देख करके राजनीति नहीं की जाती है क्या? आप जब आपको सत्ता में आना था, तब मुझे याद है वो वाकया जब मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजी गई थी और सिलेंडर लेकर के सर पर घुमा गया था, तो क्या आपको ये नहीं पता था कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है, या जनसंख्या बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा? तत्कालिक सरकार बनाने के लिए आपने इतने वादे कर दिए कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, हम महंगाई दूर करेंगे। एक प्याज का रेट बढ़ जाता था तो सरकार गिराने तक की नौबत आ जाती थी। और आज ऐसा क्या हो गया है कि महंगाई आपको दिखाई नहीं दे रहा है और बेरोजगारी आपको दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा है। आपको पता है क्या क्या चीजें आ रही हैं? अभी क्या है ना, कांग्रेस के राज में जितने पेंशनधारी थे, जिनको पेंशन मिलता है, उनके बच्चे अभी युवा हैं। जिस दिन ये युवा को, इस देश को जरूरत पड़ेगी रोजगार की, अभी ये जो राजनीति का इस बात के लिए कि जब पता है विपक्ष को मालूम है कि एजुकेशन से देश बढ़ेगा, विकास से देश बढ़ेगा, तो फिर जो विपक्ष के नेता जो गाली गलौज करने का काम करते हैं केवल एक धर्म को, और धर्म पर अगर राजनीति वो चाहते ही नहीं है करना, तो धर्म को गालियां निकालने का क्यों काम करते हैं? वो तो साल में 365 दिन बंद नहीं होते हैं, पूरे साल भर किसी न किसी पार्टी की तरफ से आता है। तो आप मानते हैं ना कि इसके लिए फिर जिम्मेदार तो विपक्ष भी है, क्योंकि धर्म क्यों ना किया जाए? अगर एक धर्म गाली देगा तो दूसरे को तो खड़ा रहना पड़ेगा ना। आप गाली देना बंद कर दीजिए, भाजपा धर्म पर खड़ी रहेगी। जी ये भी तो आता है ना। नहीं देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हाईलाइट बहुत ज्यादा किया जाता है कि धर्म को किसने गाली दिया। आप मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जीडीपी देख लीजिए भारत की, और इस टाइम पे आप देख लीजिए, तो चीजें कहीं ना कहीं फर्क है। रही बात, हाँ नहीं, आप पहले वाले प्रश्न को मैं इसमें ऐड कर दी, सॉरी उसके लिए। लेकिन मैं धर्म की बात जब कर रही हूँ, तो धार्मिक चीजों पे मुझे लग रहा है कि राजनीति होनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन जो धर्म की राजनीति सबसे ज्यादा नहीं, अगर कर रहे हैं तो ये गलत है। इसके लिए तो हम जनता को जागरूक होना चाहिए ना इस चीज के लिए। एक पार्टी धर्म का तभी पक्ष कर पाएगी जब दूसरा कहीं ना कहीं गालियां निकाल रहा होगा, दूसरा विरोध कर रहा होगा। मलेरिया से किसने की थी मैडम? ये सनातन की तुलना डेंगू और मलेरिया से किसने की थी? कृपया बता दीजिए। हमारे धर्म के ऊपर कोई कुछ भी बोलकर चला जाओ, मतलब किसी भी प्रकार का बयान आया, कोई कैसे कोई कुछ बोल। देखिए भाई साहब, आप बताइएगा, अभी राम मंदिर, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। चलिए ठीक है, हमने माना। अभी राम मंदिर पर इतना बयान आए हैं जिस पर कि आप और हम सब लोग डिबेट पर भी बैठे हैं, आपने क्या कार्रवाई करी उस पर? क्या सिर्फ ये ढोंग दिखाने के लिए कि हाँ देखिए फल्ला ने ये बोला है और हम इतना उस पे मीडिया पे चला दिया कि ये राम को गाली दिया है? आपने क्या, आपकी सत्ता है भाई साहब, आपको जो गाली दे रहा है हिंदुत्व को या जो गाली दे रहा है उसको आप अरेस्ट करो, जेल में डालो। अभी मीरा रोड पर क्या हुआ, उस पर क्या कार्रवाई हुई है? आप किस चीजों पे बात कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं धार्मिक चीजों को और खुद ही गौ की मांस बेच रहे हो और कह रहे हो कि इतने अवैध है, तो क्यों आप बता रहे हो लोगों को? दोहरी चाल। अगर किसी विपक्ष ने गाली दिया, अगर विपक्ष ने गाली दिया है तभी तो आपको चुनी है ना जनता। आज इस प्रकार का आरोप हमारे ऊपर आप नहीं लगा सकती कि हम गोमांस बेचते हैं। भाजपा क्या गोमांस बेचती है? ये तो पहली बार कोई प्रवक्ता भाई साहब, पहली बार बता रहा है मुझे, तो पहली बार ये तो गोमांस बेचती है। इस प्रकार का भाजपा दिया जा सकता है चैनल पर बैठ करके? भाई साहब, भाजपा को नहीं कहा जा रहा है। आप तो पहले आप बात को समझिए, आप पहले ही लेकर के भागने लगते हैं। पहले सुनिए तो, भाजपा को किसने कहा कि भाजपा को वो बेच रही है? यहाँ सरकार की बात हो रही है, महंगाई के लिए हम सरकार, एक मिनट, हम सरकार से मांग करेंगे बेरोजगारी और नौकरी के लिए कि हम आपसे मांग करेंगे, भाजपा से मांग करेंगे? भाजपा एक तरीके का, अभी चलिए आपकी सरकार है जी, मोदी जी प्रधानमंत्री है हमारे, हम उनसे बात करेंगे। जो सरकार में योगी जी बैठे हैं उनसे बात करेंगे, भाजपा और उसको लाने के। हाँ, आपके अध्यक्ष वो बने हैं जाकर के प्रधानमंत्री, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन जो सरकार अभी बेच नहीं रही है, जो बिक रही है, उस चीज पे क्या कार्रवाई हो रही है? आप ही अभी बोले हो ना कि हमको लोग गाली देते हैं, राम को लोग गाली देते हैं, तो उस पे आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अभी हम बहुत पुरानी बात नहीं करेंगे। आपने कहा डेंगू, मलेरिया, सनातन और दुनियादारी। अभी रिसेंटली राम मंदिर जब बन रहा था तभी हम और आप डिबेट पर भी बैठे थे कि राम के नाम को लोग गाली दिए थे कि राम जो है मांस खाते थे। यहाँ तक कि एक आया था कि राम जो है मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन ये तो मुझे याद है कि जो कहा गया था कि राम मांस खाते हैं, उस पर क्या कार्रवाई हुई है? क्या कार्रवाई सरकार ने करी है बताइए?
आप बात करते हैं विपक्ष की, पक्ष में रह करके तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और आप बोल रहे हैं विपक्ष, खाली सवाल विपक्ष से आपसे पूछ लो तो कांग्रेसी हो जाते हैं हम लोग, हिंदुत्व खतरे में आ जाती है, हम लोग हिंदू नहीं है, आतंकवादी है, विरोधी है। भाई जब आप बैठे हुए हो सरकार में, सवाल तो हम आप भी से पूछेंगे ना, विपक्ष से क्यों जाएंगे पूछने के लिए? जो गाली दे रहे हैं उसको अरेस्ट करो, जेल में डालो। बिल्कुल 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 करेंगे। देखिए आप कृपया कंचन जी मुझे ये बता दीजिए, ये भगवा आतंकवाद किसने कहा, नंबर 1। और दूसरा मेरा आपसे सवाल है और आपसे मैं जानना अरे भाई जी बताइए क्या फिर आप पता नहीं क्यों, पता नहीं आप, मैं इतनी दूर नहीं, आप यहीं पे बोलो ना। और इसे आज का जो डिबेट है, ये भगवा आतंकवाद किसने, ये भगवा आतंकवाद का शब्द किसके द्वारा लाया गया था, ये किस समय में लाया गया था, किसकी सरकार थी उस समय जिस तरह भगवा आतंकवाद कहा गया, ये किसकी सरकार थी, किस प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी को जेल में डालने का काम किया, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी के ऊपर यातनाएं करने का, साध्वी प्रज्ञा जी को यातनाएं देने का कार्य किसके द्वारा किया गया, किसकी सरकार थी उस समय, कृपया मेरा मार्गदर्शन करिए। और आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कंचन जी, आपने बहुत अच्छा वाक्य भी कहा, और आप ये चाहती हैं, मैं आपको जहां तक समझ पाया तो मैं तो ये जान पाया कि आप इस देश में नॉनवेज बैन करना चाहती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप कहना चाहती हैं कि नॉनवेज बैन होना चाहिए इस देश में, इस बात का समर्थक मैं आपका हूँ, इस बात का समर्थक हूँ, और ये आपने बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि नॉनवेज बैन होना चाहिए। लेकिन कृपया आप ये मुझे बता दीजिए, वामपंथियों की एक बार राय ले लीजिए और कांग्रेसियों की राय ले लीजिए, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं, क्योंकि वो भी कहेंगे कि हम देश के नागरिक हैं और कहेंगे कि संविधान ने हमें अधिकार दिया है, संविधान का अधिकार वो गिनाएंगे और कहेंगे कि संवैधानिक अधिकार है ये हमारा। और भाई अविरल सुनिए, अविरल जी सुनिए, अविरल जी सुनिए, ये लोकतांत्रिक देश है, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर एक आदमी का अपना मत है, अपना सोच है, अपनी भाषा है, अपनी कहने का हक है, ठीक है। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ किसी के जबरदस्ती कर देने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर मैं चाहूंगी, ये मेरी इच्छा है, क्योंकि मेरे नजर से मांस खाना गलत चीज है, और उसमें भी गौ मांस खाना तो महापाप है। अगर आप गौ मांस को किसी भी तरीके से रुकवा सकते हैं, तस्करी को रुकवा सकती है सरकार, तो इस पे काम करना चाहिए, ना कि आप एक तरफ ये बता रहे हो कि हिंदुत्व खतरे में। किस तरीके से हिंदुत्व खतरे में भाई, यही तो हमें जानना है, यही तो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो अभी तक आप इसका कोई जवाब ही नहीं दे पाए। सुन लीजिए, मैं आपका इस बात के लिए समर्थन करता हूं, आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने इस बात को कहा कि गौमांस बैन होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का क्या मत है, वामपंथियों का क्या मत है, और वो संविधान को दिखाएंगे कि हमारे इस चीज को हमें इजाजत देता है संविधान की, हम कुछ भी खा सकते हैं। आप सत्ता में कांग्रेस की वजह से आए हैं, जनता की वजह से आए हैं, या हिंदुत्व के वजह से आए हैं, या सनातनी की वजह से आए? तो हम बैन लगा देंगे, हम बैन लगा देंगे, उसके बाद आप चिल्लाओगी टीवी पर आकर, आप टीवी पर आकर चिल्लाओगी बैन क्यों लगा दिया, राइट टू फ्रीडम एक्सप्रेशन को छीन दिया। बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं लगाने वाली, मैं तो नहीं लगाने वाली, मैं तो नहीं लगाने वाली। आप सीए एनआरसी सारे बिल लाते हो तो आप किसी का भी मत नहीं पूछते हो। आपने राम मंदिर बनाया, शंकराचार्य को बैठाने के लिए आपने बिल्कुल नहीं पूछा, और आप इसके कह ले रहे हो कि मत ले ले हम जाकर के सबसे। आप क्या कह रहे हो अभी? आप कह रही हैं कि राम मंदिर निर्माण में हमने किसी से नहीं पूछा, ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। आप सुप्रीम कोर्ट को इसका मतलब दोषी ठहरा रही हैं और कह रही हैं सुप्रीम कोर्ट ने किसी से नहीं पूछा। आप ये तो बड़ी अविनाश जी पता है, अविनाश जी पता है आपकी समस्या क्या है? आप ना तो सवाल ठीक से सुनते हो ना समझते हो, ठीक है। राम मंदिर को लेकर मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि राम मंदिर में अभी आपने कहा कि मत की बात जब आप कह रहे हैं तो आचार्य जी की मत मानी आपने, शंकराचार्यों की मत मानी आपने, कोर्ट की बात मानी आपने, आप इतने सारे बिल लाए, किसानों की मत मानी आपने, आप अभी ड्राइवरों के लिए आप एक मिनट, अभी ड्राइवरों के लिए कानून लाए, अभी ड्राइवरों के, अविनाश जी सुन लीजिए, अविनाश जी सुन लीजिए, अभी ड्राइवर अभी नहीं कर सकते, अभी ड्राइवरों के लिए आप ड्राइवरों के, हाँ किसान हैं आप, तभी 700-800 किसानों की जान गई। और सुन लीजिए आप, अभी आप ड्राइवरों के लिए लेकर के आए, तो क्या आप ड्राइवरों के लिए कानून लेके आए, तो क्या आप ड्राइवरों का मत पूछा आपने? कितने मत पूछे आपने? आप सब कुछ अपने मन से करते जा रहे हो, उसके बाद कह रहे हैं कि मत ले लें। किसका मत भाई साहब, किसका मत, किसका मत ले लें बताइए? मत की बात कर रहे हो, मैं जवाब दे दूं? आप बोले ही जा रहे हो, आप तो लगातार बोले जा रहे हैं। जवाब देने के मूड में होते तो पहले आप सवाल सुनते,
आप जवाब देना ही नहीं चाहते हैं। मेन बात ये, आप पूरा डिबेट घुमा देते हैं। आप जब भी आपसे सवाल पूछो, आप लगते हैं अपनी बात रखने के लिए और बोलने के लिए कि ना अगला आदमी बोल पा रहा है, ना आप सुन पा रहे हैं, ना आप बोल रहे हैं, ना मैं सुन पा रही हूँ। पूरा आगे का दर्शक भी नहीं सुन पा रहा होगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। तो या तो आप बोल लीजिए या तो मैं बोल लूं। जी मलिक जी। जी देखिए, अब मैं कंचन जी को विस्तार पूर्वक बताता हूं कि हमने जनता के लिए क्या कार्य किए। इन्होंने किसानों की बात की तो मैंने, अरे सुन तो लीजिए आप, मतलब सुनाइए आप पहले कर देती हूँ। नहीं आप सुनाइए, क्योंकि क्या ही कहूं मैं, चलिए सुनाइए। जी अब मैं आपको गिनवा देता हूँ हमने किसानों के लिए क्या किया। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम किसने चलाई? किसी और ने चलाई थी क्या? मोदी जी ने चलाई। उसके साथ साथ आप ये जान लीजिए, आपने कृषि कानूनों के ऊपर बात की। तो कृषि कानूनों का जहां तक प्रश्न है, हमारे द्वारा जो भी किया गया जनहित में किया गया, किसानों के लिए किया गया। और उसको उल्टा लेने की जहां तक बात है तो वो इसलिए उल्टा लिया गया क्योंकि इस प्रकार के लोग आतंकवादी, खालिस्तानी दिल्ली को चारों ओर से घेर कर बैठ चुके थे और एक प्रकार से हाईजैक करने का प्रयास किया गया था इस देश की राजधानी को। वो आपने भी देखा होगा और कितना बड़ा नुकसान उस किसान आंदोलन से हुआ ये भी आपने देखा होगा। मैं आपको गिनवा देता हूं कि किसने जनता के लिए कार्य किए। क्या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से लाभ नहीं हुआ? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री जन धन योजना से लाभ नहीं हुआ? आप मुझे स्पष्ट कर दीजिए, क्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से इस देश को लाभ नहीं हुआ? आप कहिए ना नहीं हुआ। जो लाभार्थी हैं वो उसके बाद आपको उत्तर दे देंगे। और उसके साथ साथ आप बता दीजिए, स्टार्टअप इंडिया से क्या लाभ नहीं हुआ? क्या जिस प्रकार के कार्य द्वारा उजाला चलाई गई उससे कोई लाभ नहीं हुआ? प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे द्वारा चलाई गई उससे कोई लाभ नहीं हुआ क्या? आप बता दीजिए। जिनको घर मिले हैं वो कंचन जी आपको अपने आप उत्तर दे देंगे कि हमें लाभ हुआ है, हमने घर दिए हैं, शौचालयों का निर्माण हमने कराया है। हम जनहित की बात करते हैं, राष्ट्रहित की बात करते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि मानकर चलने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल और केवल देश को सर्वोपरि मानते हैं, पार्टी को उसके बाद में मानते हैं और सेल्फ लास्ट की बात कहते हैं। हम अपने आप को आखिर में रखते हैं, जनता को सबसे पहले रखते हैं। बोलिए, अब आप बोलिए ना, अब मैं बोलूं? आप हमेशा वीडियो दिखाते हो ना, आप वीडियो दिखाते हो ना, ये लो वीडियो दिख रहा है आपको? घर दिया जा रहा है भाई साहब, और बूढ़ी माता के मुंह से निकल गया कि हमने पैसे दिए हैं घर लेने के लिए। जमीन पर आइए अविरल जी, ड्राइंग रूम में बैठ करके और डाइनिंग टेबल पर बैठ करके राजनीति मत करिए। आप बहुत आप डेटा पे तो या तो बात नहीं। अरे भाई साहब, अगर आप महंगाई की दर, बेरोजगारी की दर और इस देश में जो है प्रति व्यक्ति आय की दर 2013 में क्या थी, ये भी आप जो है हमें बता दें ये आंकड़ा। और साफ तौर पर ये भी आप बता दें कि 2013 से लेकर के 23 तक जो है इन 10 वर्षों में आपके क्या क्या आंकड़े कब उतरे कब गिरे, वो भी आप आंकड़े बता दीजिए। 2023 का आंकड़ा क्या है, महंगाई का, बेरोजगारी का, गरीबी का, और जो भी आपकी दर रहे वो सारी आप बता दीजिए एक बार। जी बढ़ी हैं, घटी हैं? जी बिल्कुल, आप मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए, आपको सारा स्पष्ट कर देता हूँ। ज्यादा समय मैं नहीं लेता। और उसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए, विकास कार्यों को आपने गिनवाया, मैंने सुन लिया और पूरे धैर्य से सुना। दर्शकों को भी पता चल गया कि विकास कार्य आपके हैं, हुए हैं। कोई इसमें संदेह जो है निसंदेह इसे जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आंकड़े हैं, बस तो फिर दिक्कत क्या है? आंकड़े आपने फिर दिक्कत क्या है? जब इस बात को स्वीकार किया फिर दिक्कत क्यों होनी चाहिए आगे? तो आपने मेरे विकास कार्य, मेरी पार्टी के विकास कह रही है ना कि गरीबी है अभी भी, वही सरकार कह रही है कि बेरोजगारी बढ़ी है, वही सरकार कह रही है कि कर्ज बढ़ा है, वही सरकार आपकी कह रही है। आप कहीं से गलत आंकड़े ले आए, आप कहीं से गलत आंकड़े ले आए। मतलब ये जो आंकड़े हैं, यहाँ सरकार क्या पाकिस्तान आंकड़े जारी करता है कि अमेरिका जारी करता है? इधर अभी भारत के अंदर आ जाओ, किसानों से मिलवाता हूँ आपको। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक किसान से मिलवाऊंगा आपको, पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक किसान से मिलवाऊंगा, उनके सामने की बेरोजगारी बढ़ गई है, आपको उत्तर दे देंगे। भैया खाद का रेट बताना जरा, किसानों का आय कितना हुआ है वो बताइएगा, और खाद की रेट बताना, आज के खाद का रेट क्या है? आप ये बताइए कि सरकारी आंकड़े क्या कह रहे हैं, मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ? 2023 के जो आंकड़े हमने बताए, आप बता दीजिए कि मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ। आप बोलिए कि नहीं, आपने 18% बोला है, इसमें 13% था। आप बोलिए ना, हमारे आंकड़ों को आप गलत तो साबित कीजिए कि हमने कहां पर गलत बोला, ये तो आप बताइए ना। जी ये तो आप वामपंथी हो चले, मुझे लग रहा है आप केशव जी वामपंथी हो चले। मतलब अगर सरकार के सरकारी आंकड़े अगर सही बता दें तो हम वामपंथी हो चले?
कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मजबूती यही है। कांग्रेस के लिए, मोदी जी की आरती और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मजबूती है। स्पष्ट कर देता हूं, सुन लीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान किसने चलाई है बताइए ना, किसान आपको खुद जवाब देंगे। फिर शुरू हो जाते हैं किसानों के पास किसानों से मिलवाऊंगा आपको, किसान अपने आप मुझे आज सुनने का कोई मूड नहीं है। मैं कहता हूं कि आप आंकड़े बताइए, सरकार क्या कहती है उन आंकड़ों पर। आप स्कीम बताते चले जाते हैं, स्कीम धरातल पर दिखाती है। जिस तरह से जो है कंचन कुमारी जी ने बताया कि इस वीडियो में साफ तौर पर सांसद के मुंह पर बोल दिया, हमने 30,000 दिए बाबू, तभी तो हमको मकान मिला है। ये कोई मुफ्त में नहीं मिला है, आप समझिए कि नहीं। वाह भाई, आप लूटने जो है चल दी है। तो बात ये है कि आप आंकड़ों पर बात करिए। हम स्कीम से कहां इनकार कर रहे हैं कि स्कीम नहीं चली है, स्कीम तो चलाई गई, लेकिन वही सरकार जो स्कीम चला रही है, वही सरकार आंकड़े भी बता रही है। तो आप दोनों चीजें बताइए, स्कीम सुन ली और उससे इनकार नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन वही आंकड़े पर हम बात करें कि आंकड़ा भी बता दीजिए 2013 का भी और 23 का। जी बिल्कुल नहीं, आप मेरा काम काफी आसान कर रहे हैं। आपके पास इतने ज्यादा आंकड़े हैं तो आप ही आंकड़े रख दिया करिए, मैं योजना का नाम बता दूंगा, आप लाभार्थी गिनवा दीजिए। अब अगर हम योजना का नाम बताता हूं, आप लाभार्थी गिनवाते जाइए। मैं योजना का नाम गिनवाता जाऊंगा, लाभार्थी बताते जाइए। तो आंकड़े आपके पास इतना पुख्ता है और मेरे पास भी हैं, और उनके आधार पर मैं बात कर रहा हूं। ये सरकार तय करेगी, हम तो सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। जी कंचन जी, आप तक फिर आते हैं। आप बताइए कि जो सरकारी आंकड़े हैं वो तो हम बता रहे हैं, हम तो सरकार के बताए हुए आंकड़े बता रहे हैं। अब वो गलत है सही है तो सरकार दुरुस्त करना चाहिए। मैं गलत बोल रहा हूँ तो सरकार का प्रतिनिधित्व अगर अविरल मलिक जी करते हैं तो मलिक साहब को ये चाहिए कि वो हमारे आंकड़ों में दुरुस्त कर दें। वो कहें कि नहीं केशव जी आपने ऐसा बोला है कि आप जो 13% बता रहे हो ये 5% है, तो चलिए आप सही तो करिए कि इस साल ये आप पिछले साल का बता रहे हो, इस साल का आप बता दीजिए। तो ये तो कहीं ना कहीं आंकड़े तो सरकार के हैं। मैं अपने घर में तो बनाता नहीं हूँ, रात में बैठ के बनाए। देखिए सबसे बड़ी बात है पहले बिल्कुल केशव जी, सबसे बड़ी बात ये है ना कि अविरल जी जो है ना सारे सवालों से बचना चाहते हैं, उन सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। मेन बात ये है, इसीलिए हम लोगों को ये इधर उधर सारी बातें, सारे स्कीम, सब चीज गिनवा देते हैं, लेकिन कभी भी आंकड़ों पे बात नहीं करते कि आंकड़े कहाँ जा रहे हैं। तो सच्चाई को जब आप कबूलेंगे ना, और सबसे बड़ी बात जो आती है ना ये कांग्रेस के लिए, जो जैसे ही आप सवाल पूछेंगे, आप तो पत्रकार भी बैठे हुए हैं और एंकर बैठे हुए हैं और सवाल पूछ रहे हैं, तब भी आपको कह दिया कि आप वामपंथी हो गए। तो सोचिए हम जैसों का क्या हाल होता है जब राजनीतिक विश्लेषक बैठते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बैठते हैं, तो ये लगता है कि सवाल किससे पूछें। विपक्ष हमने भी वोट दिया 2014 में, 19 में, शंकराचार्यों को देना पड़ जाए। सही बात है, मतलब बिल्कुल। अभी अच्छा हम एक मिनट सुनिएगा, अविरल जी सुनिए मेरी बात। भाई सुनो मेरी बात, छोटे हो भाई छोटे हो, सुनो मेरी बात। अभी आप एक बात बताइए, शंकराचार्य जो हैं, शंकराचार्यों को हमारे अब हिंदुत्व का भी उनको भी प्रमाण देना पड़ेगा कि वो शंकराचार्य है कि नहीं है। वहीं पर उतने सारे नाचने गाने वाले लोग वहां पर पहुंच गए, वो वहां पर सिर्फ राम मंदिर पहुंच करके जयकारा लगा दिए और सब कुछ बोल दिए इनके कहने के हिसाब से, तो वो हिंदू हो गए। लेकिन कार सेवक के यहाँ शंकराचार्य गए कि नहीं गए, ये क्वेश्चन एराइज होता है। सभी लोग पूछ रहे हैं, अभी अंधभक्त सारे पूछ रहे हैं कितने शंकराचार्य कार सेवक के यहाँ गए। तो आप ही हमें बता दो ना कि जितने वहां नाचने गाने वाले पहुंचे थे, कितने कार सेवक के यहाँ लोग गए, कितने लोग वहां पर विजिट किए हैं, कितने लोगों ने उनका दर्द बांटा है? कोई नहीं गया है, कोई नहीं गया है। एक चीज मैं और आपको बता दूं ना, बहुत लोकल भाषा में एक बात बोलना चाहूंगी कि एक्चुअली में क्या है ना, आज के डेट में ट्रेंडिंग का एक चला हुआ है, ट्रेंडिंग का एक चला हुआ है। कोई भी चीज जब ट्रेंड होता है ना, लोग उसको रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उसको डालते हैं। वही कहीं ना कहीं इस चीज में हमारे जो 22 तारीख को कार्यक्रम हुआ, उस चीज में ट्रेंडिंग काफी ज्यादा हुआ, इसलिए लोगों का काफी उसमें दिलचस्पी रहा कि हाँ चलो करें, कहीं ना कहीं हम वायरल हो जाएंगे। इसलिए लोग कोई हमारे राम को सुनिए, ट्रेंडिंग होने के लिए, वायरल होने के लिए कोई हमारे राम को गाली दिया तो किसी ने जय श्री राम बोला, किसी ने राम की तारीफ करी तो किसी ने राम की बुराई करी। ठीक है, हम लोग उसमें से नहीं आते हैं। हाँ, सभी ने फायदा उठाया और उसका सबसे ज्यादा जो फायदा सवाल हो गया। भाई देखो एक मिनट सुनो, भाई सुनो, अब ये अभी राजनीति की बात नहीं हो रही है, ये हमारे हिंदुत्व की बात हो रही है। जो हमें जिस चीज की तकलीफ होती है उसकी बात हो रही है, राजनीति से बिल्कुल हट के बात हो रही है, बिल्कुल हट के बात हो रही है। अभी आपसे हमको इसमें राजनीति का कोई भी जवाब नहीं चाहिए, ये मैं अपना बात रख रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसके राजनीति छोड़ दो, अलग राजनीति अलग छोड़ दो, राजनीति में जाऊंगा क्यों मैं? आपकी इच्छा तो ठीक है, बोलिए, आप ही बोलिए, आप
जी बोलिए देखिए, बोलिए जिस प्रकार से बोलिए। केशव जी, जिस प्रकार से जी के द्वारा आदरणीय शंकराचार्य जी की तुलना नाचने कूदने वालों से की गई, मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचा और बड़ी पीड़ा हुई मुझे कि इन्होंने शंकराचार्य जी की तुलना नाचने कूदने वालों से कर दी। ये बहुत दुखद विषय है। मैं नहीं चाहता था, मैं नहीं मानता था कि आप इतनी विद्वान हैं, उसके बावजूद जबरदस्ती भाई, जबरदस्ती तुलना करा दिया नाचने का। मैंने कहा क्या मतलब जबरदस्ती, यही इन लोगों का चाल होता है, यही चाल और चरित्र है। इसी पर आप लोगों के ऊपर ना क्रोध आता है कि बात कहो कुछ भी और घुमा करके कुछ भी ले आते हैं कि ये कहा गया है, ये कहा गया है, मतलब कहा कुछ, घुमाया कुछ और वहां से कहा कुछ। मैंने क्या कहा कि शंकराचार्य कितने कार्य सेवक यहाँ, ये सवाल अंधभक्त पूछते हैं, जिसके पास दिमाग नहीं है वो लोग पूछते हैं। भाई साहब, मैंने अपनी बात नहीं रखी है, यही फिर वही बात कह रही हूँ। पहले या तो पूरी बात सुना करो, या तो पहले पूरी बात सुना करो, ये तो आपको सोचना चाहिए ना। तुलना कैसे हो गई, यही वही बात है। कार्यक्रम में नाचने कूदने वाले कार्यक्रम में पहुंच गए, शंकराचार्य जी नहीं पहुंचे, तो इसमें तुलना कहाँ हो गई? इसमें हम कहाँ तुलना कर रहे हैं? नहीं, इनको तुलना समझ में आ रही है, इनको तुलना समझ में आ रही है, यही क्या है बात। आप ये देख रहे हो, आपके पास लाखों दर्शक देख रहे हैं, अभी आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं आपको, और गलत बात आप किसी को कर रहे हो। शंकराचार्य महत्वपूर्ण थे, आप तुलना बता दीजिए। चलिए आप बताइए, नाचने कूदने वाले राम जी के कार्य में महत्वपूर्ण या शंकराचार्य महत्वपूर्ण? आपके लिए कौन महत्वपूर्ण? आपको मैं बता दूं, आपको केशव जी मैं स्पष्ट कर देता हूँ, आपका उत्तर भी दे दूंगा और उसके साथ साथ आपका आगामी उद्देश्य भी बता दूंगा। असल में आपको इंडी गठबंधन के किसी पार्टी से राज्यसभा पहुंचना है, आपका ये उद्देश्य है। अब चलिए मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। मुझे लगता है असल में राज्यसभा आपको जाना है, ये आपका मकसद है। हमारे पास समय कम बचा है, 2 मिनट चिंता मत करिए, राज्यसभा मिल जाएगी आपको। 2 मिनट बचे हैं। बस यही जवाब था इनका। मतलब आपने पूछा कि शंकराचार्य और राम मंदिर में शंकराचार्य जरूरी थे कि नाचने कूदने वाले जरूरी थे, तो इनका जवाब ये था कि आपको राज्यसभा मिल जाएगा, ये इनका जवाब था। मतलब यहाँ भी प्रलोभन दे रहे हैं कि सवाल मत पूछो, सवाल मत पूछो, यहाँ भी प्रलोभन है कि सवाल मत पूछो, राज्यसभा दे दूंगा मैं आपको। मैं नहीं दे रहा, कांग्रेस वाले दे रहे हैं, कांग्रेस वाले देंगे इनको, कांग्रेस के प्रवक्ता जी मुद्दे पर हमेशा आरोप लगते ही रहते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। और हम चाहते हैं कि जितना समय आप हमारे ऊपर शोध करने में जो है खर्च करते हैं मीडिया के ऊपर, दोनों पार्टियां चाहे पक्ष हो या विपक्ष, उतना वो अगर शोध जो है इस देश की तकलीफ और मुसीबत अगर निकालने के लिए अगर समय खर्च करें, अच्छे लोगों से मुलाकात करें, क्या अगला जो है भविष्य तय हो सकता है, किस तरह से देश आगे बढ़ सकता है, अगर इसको लेकर के पक्ष और विपक्ष अगर दोनों सार्थक संवाद करते, सार्थक बहस करते, तो मुझे लगता है कि देश इन 10 सालों में और आगे बढ़ता, प्रगति का जो है एक नया मार्ग भी जो है प्रशस्त होता। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे साथ आप दोनों लोग जुड़े और हमेशा की तरह आपने जो है सवालों के जवाब भी आपने दिए, तो हम जो है इसी तरह से फिर नए मुद्दे उठाते रहेंगे और जनता के बीच में आते रहेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।